छात्रों, कल के वीडियो व्याख्यान में आप लोगों ने लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में डिटेल से देखा। इसी तरह से कल ही अपन लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर भी चर्चा करी। आज अपन करेंगे विभिन्न तरह के जो अनुलाभ हैं वो कौन से हैं और उनकी कर देयता क्या है, ये इनका सारांश है, संक्षेप में है। तो आप लोगों को ये जानना है कि अनुलाभ कौन से हैं और कर देयता कैसी होगी। कर देयता के हिसाब से अपन कर्मचारियों को दो भागों में बांटते हैं, एक विशिष्ट कर्मचारी और दूसरा गैर विशिष्ट कर्मचारी। ऐसे कर्मचारी जो विशिष्ट हैं और ऐसे कर्मचारी जो विशिष्ट नहीं हैं। और विशिष्ट कर्मचारी कौन से होते हैं इसके संबंध में आप लोगों को बता दिया गया था। फिर भी आप लोगों में से उस टाइम इससे अगर कोई लाभान्वित न हुआ हो तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप नियमित रूप से इनकम टैक्स की बुक का और वर्तमान में चल रहा है वेतन शीर्षक सैलरी हेड का अध्ययन, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लगातार आप करते रहें। और इससे पहले के जो चैप्टर कराए गए हैं शुरुआत में, परिचय, परिभाषाओं और निवास स्तर का, ये सारी चीज़ें आप लोग धीरे धीरे थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में इसे अच्छे से देख लें। मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स में बिना थ्योरी के काम चलेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से थ्योरी पढ़ लेनी है और थ्योरी कोई एक दिन का काम नहीं है, इसे आप लोग निरंतर पढ़ते रहें। इसे अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग हर जगह सुनेंगे कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के लिए लड़के इधर उधर भागे भागे फिरते रहते हैं। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन करेगा, इसकी थ्योरी को पढ़ लेगा और थ्योरी के अनुसार उदाहरण भी कर लेगा, उस छात्र के किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसी तरह से अगर कुछ बच्चे, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ बच्चे एमकॉम फाइनल ABST के भी ये वीडियो देख रहे हैं और एमकॉम फाइनल में मेरी क्लास है टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग। उस पुस्तक के आप लोग ये मान लें, एमकॉम का विद्यार्थी ये मान ले कि उसके दो भाग हैं और बीकॉम के विद्यार्थी भी सुन लें, क्योंकि चूँकि उनको एमकॉम करनी पड़ सकती है तो वहाँ भी ये इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स से कोई आपका ऐसी कोई बात नहीं है, वास्ता छूटेगा नहीं। इनकम टैक्स आजकल जीवन के हर पहलू में शामिल है। आय होगी और आय होगी तो अगर एक लिमिट से अधिक होती है तो वो टैक्सेबल होगी, इसलिए सब लोग इससे प्रभावित हैं। तो इसकी जानकारी, और कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों के लिए इसकी अति जानकारी आवश्यक है। तो मैं एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए बता रहा था कि वहाँ इनकम टैक्स आप ये मान लो कि दो तरह के भाग हैं। सेकेंड ईयर में है वो, उसका नाम है केवल इनकम टैक्स, और जो एमकॉम में है उसका नाम है टैक्सेशन। और टैक्सेशन का मतलब इनकम टैक्स, टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग। तो वहाँ दो बात हो गई। वहाँ पहले तो आपको इनकम टैक्स आए, टैक्सेशन आए और फिर उसके बाद में प्लानिंग करें। तो प्लानिंग करने का जो काम है वो दूसरे चरण का है। पहला काम है टैक्सेशन का या इनकम टैक्स का। तो इसलिए आप लोगों को पहले इनकम टैक्स जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो ये मान लें कि आगे तक काम में आएगी। इसलिए इनकम टैक्स की तैयारी आप अच्छे से कर लें। और इनकम टैक्स में थ्योरी के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसकी थ्योरी को डेली पढ़ते रहें, इसके उदाहरण देखते रहें और फिर किसी तरह की दिक्कत आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और इसके बावजूद अगर कोई समस्या आती है तो मैंने आप लोगों को एक कह रखा है कि लगभग बच्चों के पास में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। उनको किसी तरह की भी परेशानी आती है या हम किस तरह से पढ़ें,
कौन सी बुक लाएं, क्या करें, सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम या अन्य कोई किसी तरह की व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की कोई झिझक वाली बात नहीं है। तो चलो ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अनुलाभों के ऊपर आए हुए। और अनुलाभ आप लोग ये जान चुके हैं कि इंग्लिश में इनको कहते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स और परक्विजिट्स का मतलब ये है कि कर्मचारी को नगद के अलावा कुछ और मिल रहा है, नगद के अलावा कुछ सुविधाएं और मिल रही हैं, वो अपन अनुलाभ के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अनुलाभ का आपको पता होना चाहिए कि अनुलाभ क्या है। अनुलाभ परक्विजिट्स, तो परक्विजिट्स अपन देख रहे हैं और उनकी कर देयता देख रहे हैं। परक्विजिट्स के बारे में पीछे भी अपने चर्चा करी है। यहाँ कुछ अनुलाभ बताए गए हैं, वो किन के लिए कर योग्य हैं, किन के लिए कर मुक्त हैं, एक सार के रूप में बताया गया है। जैसे इन्होंने मकान की सुविधा बता रखी है। मकान की सुविधा अगर नियोक्ता कर्मचारी को मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है, फ्री में मकान की सुविधा रहने के लिए दे दिया, मकान बेचा नहीं है उसको या फ्री में उसके नाम नहीं किया है, मकान रहने के लिए दिया है और वो भी मुफ्त में दिया है, तो ये कहते हैं चाहे कैसा ही कर्मचारी हो, चाहे विशिष्ट हो चाहे गैर विशिष्ट हो, उसके लिए कर योग्य होगी। विशिष्ट कर्मचारी की परिभाषा आप लोग समझ लेना, पीछे चैप्टर में थ्योरी दी हुई है और मोटे रूप से मैं बता दूं कि विशिष्ट कर्मचारी उसको कहा कि जिसकी इनकम अपन ने 50,000 रुपये से ज़्यादा के बारे में देखा, 50,000 से ज़्यादा है या तो, और या उसका कंपनी में सार्वजनिक हित है, तब उसको विशिष्ट कर्मचारी अपन ने कहा। डिटेल में आप लोग इसको पीछे जाके फिर देख लेना, ये मेरा बताया हुआ है। तो ये मकान की सुविधा की बात होगी जो सबके लिए कर योग्य है, चाहे कर्मचारी कैसा भी हो। और रियायती दर पर अगर मकान रहने के लिए दे दिया जाए तो भी कर योग्य है, दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए। इसी तरह से कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान भी चाहे कर्मचारी कैसा ही हो, विशिष्ट हो चाहे गैर विशिष्ट हो, विशिष्ट हो या न हो विशिष्ट, तो कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान अगर नियोक्ता करता है, कर्मचारी के दायित्वों का, इसका मतलब ये हुआ कि दायित्व होना चाहिए वो कर्मचारी का और भुगतान कर दे नियोक्ता। कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कर्मचारी को करना चाहिए था जबकि नियोक्ता कर दे, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा, कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगा। कर्मचारी के दायित्वों को आप लोग समझते हैं, किसी का भी अपना दायित्व होता है। जैसे किसी को अपने बेटे की शादी करनी है, ये उसका दायित्व है, बेटी की शादी करनी है उसका दायित्व है, किसी ने गाड़ी खरीदी उसका पेमेंट करने का दायित्व है, उसका स्वयं का है। और ऐसी परिस्थिति में अगर भुगतान नियोक्ता करता है तो फिर वो कर्मचारी के लिए कर योग्य माना जाएगा। और एक तरह से आप लोगों को ये कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति में नियोक्ता कर्मचारी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो फ़ायदा पहुंचा रहा है वो, या पीछे के दरवाजे से बैक डोर से उसको बेनिफिट दे रहा है, तो वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। इसी तरह से अगला जो अनुलाभ दे रखा है वो कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान। कर्मचारी का जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन के ऊपर बीमा करवाता है कर्मचारी, और उसका प्रीमियम जैसी भी स्थिति हो, एनुअल हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है, उस प्रीमियम का भुगतान अगर नियोक्ता करे तो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, क्योंकि वो दायित्व था उस कर्मचारी का जीवन बीमा है, अतः उसको भुगतान करने का दायित्व भी कर्मचारी का है, और उसके बावजूद नियोक्ता करता है, तो कर्मचारी, दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए वो कर योग्य होगा, वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगा। इसी तरह से अगर कर्मचारी को स्वेट शेयर्स जारी कर दिए जाएं, और स्वेट शेयर्स बुक में अच्छे से दे रखा है, स्वेट शेयर्स ऐसे कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं जो कंपनी के लिए हेल्प करते हैं, जैसे तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं कंपनी को, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नो हाउ। तो ऐसा कर्मचारी है
तो उसको बदले में कंपनी स्वेट शेयर जारी कर सकती है। हालांकि वो समता अंश ही होते हैं, स्वेट शेयर्स नाम हो गया उनका, और स्वेट मानी होता है पसीना, तो एक तरह से पसीने की कमाई। लेकिन अगर वो कंपनी कम मूल्य पर जारी करती है तो जितना उनका मार्केट वैल्यू है उसमें से जितना वसूला जाता है कर्मचारी से वो घटा दिया जाएगा, और जो अंतर आएगा वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। अगला अनुलाभ दिया हुआ है, एक फंड होता है जिसका नाम है सुपर एनुएशन फंड, हिंदी में उसको कहते हैं अधिवार्षिकी कोष, और इसमें नियोक्ता अधिकतम 1 साल के लिए 1.5 लाख रुपए तक का अंशदान दे सकता है। तो वो कर्मचारी के लिए कर मुक्त है, और 1.5 लाख से अधिक का अंशदान करता है तो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए वो कर योग्य होगा। ये हो गया सुपर एनुएशन फंड, और हिंदी में कहा अधिवार्षिकी कोष। और मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ आप लोग नहीं समझे होंगे, अधिवार्षिकी कोष या सुपर एनुएशन फंड। इसको समझने के लिए आप ऐसे मान लो कि ये एक ऐसा कोष है जिसमें से कर्मचारी को रिटायर होने के बाद में इस फंड में से पैसा मिलता रहता है, उसका नाम है अधिवार्षिकी कोष, सुपर एनुएशन फंड। सामान्यतः इस फंड में से पेंशन दी जाती है, तो ये समझ गए। फिर उसके बाद में है बिना ब्याज के ऋण की सुविधा। नियोक्ता इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कर्मचारी को दे दे, लोन दे दिया और ब्याज नहीं ले रहा है, तो जो ब्याज की राशि है वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगी। कर योग्य का मतलब ये है कि उसको वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। किसी भी हेड की कर योग्य आय के 5 शीर्षक हैं जो आप लोग मैंने बता दिया था, फिर भी पुस्तक में देख लेंगे। आय के 5 शीर्षक हैं, उनकी कर योग्य आय का मतलब ये है कि वो उस हेड में वो आय शामिल की जाएगी। फिर इसी तरह से अनुलाभ आता है छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा। कर्मचारी छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है और खर्चा नियोक्ता उठा रहा है, तो वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। ये जो छुट्टी मनाने के लिए सुविधा है, इसका अपन ने पीछे डिटेल से अध्ययन किया है, उसको आप लोग देख लेना। वो ब्लॉक ईयर बना रखे हैं 4-4 साल के, जो अभी का ब्लॉक जो शुरू हो रहा है वो 18 से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 18 से लेकर 4 साल तक का होता है, और 4 साल की अवधि में वो 2 बार छुट्टियां मनाने के लिए जाता है, तो उसको सुविधा मिलती है, जिसका पूर्व में अपन ने वर्णन कर लिया था। फिर इसी तरह से है निःशुल्क भोजन आदि की सुविधा। निःशुल्क भोजन की सुविधा भी दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, लेकिन आगे चल के अपन देखेंगे कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहुत कम राशि का और कार्यालय समय में भोजन दिया जाता है, तो वो कर मुक्त भी हो सकता है, उसको अलग हेडिंग में देखेंगे अपन। फिर कर्मचारी को नियोक्ता से उपहार के संबंध में भी वैसे ये दोनों के लिए कर योग्य है, लेकिन अमाउंट अगर बहुत कम है और कैश में नहीं है और 5,000 रुपये तक है, तो वो 5,000 रुपये तक की है तो कर मुक्त होती है, और अन्यथा दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए वो कर योग्य होगी। फिर इसी तरह से क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित्व, इसके संबंध में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड मान लो नियोक्ता ने दे रखा है क्रेडिट कार्ड, और उस संबंध में कर्मचारी के व्यक्तिगत खर्चों का अगर भुगतान किया जाता है, व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान होना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान कर्मचारी स्वयं करे, उसकी जिम्मेदारी है, और उसके बावजूद उस क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जाता है, तो वो दोनों कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। इसी तरह से क्लब के व्ययों का भुगतान, आप लोग जानते हैं आजकल तरह तरह के क्लब चलते हैं, मनोरंजन क्लब हैं, उनके सदस्य होते हैं कर्मचारी, तो क्लब के व्ययों का भुगतान अगर नियोक्ता करता है तो वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। फिर है चल संपत्ति उपयोग के लिए देना। कोई भी चल संपत्ति उपयोग के लिए अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को दी है तो वो कर योग्य है, लेकिन इसमें कई थोड़े बहुत इफ़ एंड बट्स जुड़े हुए हैं। ये मोटे रूप से सारांश की बात है। चल संपत्ति के बारे में पीछे आप लोगों को बताया कि वो कर मुक्त भी हो सकती है, लेकिन किन परिस्थितियों में होगी वो अपने चर्चा कर ली। आप लोगों से अपेक्षा ये है
कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है चल संपत्ति का हस्तांतरण। चल संपत्ति उपयोग के लिए देना अलग बात है, और चल संपत्ति का कर्मचारी के नाम में ट्रांसफ़र कर देना अलग चीज़ है। तो चल संपत्ति का अगर ट्रांसफ़र कर दिया नियोक्ता ने कर्मचारी के नाम में, तो वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। इसी तरह से मोटर कार की सुविधा अगर प्रदान की गई है, तो मोटर कार छोटी बात नहीं है, हर कर्मचारी को नहीं दी जाती। इसलिए मोटर कार की सुविधा केवल कर योग्य है विशिष्ट कर्मचारी के लिए। मोटर कार की सुविधा का ध्यान रखेंगे आप लोग, ये टैक्सेबल है केवल विशिष्ट के लिए, और मोटर कार की सुविधा दी गई है, मान लो कर्मचारी विशिष्ट नहीं है तो उसके लिए ये टैक्स फ्री है। इसी तरह से घरेलू नौकर, स्वीपर, चौकीदार आदि की सुविधा अगर नियोक्ता ने दे रखी है तो वो केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य है, अगर वो विशिष्ट नहीं है तो कर मुक्त है। इसी तरह से गैस, बिजली, पानी की सुविधा, गैस, बिजली पानी की सुविधा फ्री में दे रखी है, और तो वो विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य है और अन्य कर्मचारी के लिए कर मुक्त है। शिक्षा की सुविधा अगर प्रदान की गई है तो वो विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य है एवं दूसरे के लिए कर मुक्त है। शिक्षा की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन। यातायात की सुविधा विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य है, और गैर विशिष्ट अगर कर्मचारी है तो वो कर मुक्त है। यातायात की सुविधा वो और नियोक्ता प्रदान करते हैं जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाते हैं, ये देखना आपको। और फिर उसके बाद में ये कहते हैं अन्य अनुलाभ जो कर मुक्त नहीं है, वो दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। तो अनुलाभों के संबंध में आपको ये स्पष्ट रूप से देखना है और खूब जचा के उसको ध्यान रखना है कि कर मुक्त कौन से हैं, क्योंकि अनुलाभों की कोई फाइनल लिस्ट नहीं है कि ये अनुलाभ है, उसके अलावा भी कोई अनुलाभ हो सकता है, लेकिन ये अंतिम लिस्ट है कि कर्मचारी के लिए कर मुक्त कौन से हैं। कर मुक्त कौन से हैं वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, और कर मुक्त को छोड़ के जो भी आता है, कर मुक्त तो लिमिटेड है और बाकी के अनलिमिटेड हैं, तो इसलिए आप लोग कर मुक्त का ध्यान कर लेंगे। भाई इन पर तो टैक्स लगता नहीं है, तो बाकी के ऊपर फिर टैक्स लगेगा और वो टैक्सेबल हैं। तो ये अलग अलग तरह के लाभांश हुए जिनके बारे में अपने चर्चा करी। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इससे संबंधित आगे की जो थ्योरी है वो पढ़ लेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी के पढ़े हुए और थ्योरी के याद किए हुए अपना काम चलना नहीं है। तो आप लोग थ्योरी पढ़ते रहें, और उस थ्योरी के ऊपर जो डिपेंड करता है कोई उदाहरण, तो आप उसको भी देख लें। और मैंने आपको एक आगे समझ में नहीं आए तो बताना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी पढ़ा और अभी समझ में नहीं आया, कहने लग गए समझ में नहीं आया। आप करें, कोशिश करें, लगातार कोशिश करें, और फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो अपन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुस्तक की व्यवस्था मैं चाहूँगा कि आप सभी जल्दी से जल्दी कर लें, चाहे वो सेकेंड ईयर कॉमर्स का विद्यार्थी हो, चाहे एमकॉम ABST का हो। आप लोगों को पुस्तक खरीदनी है तो पुस्तक की व्यवस्था आप अतिशीघ्र कर लें। सेकेंड ईयर वाले पटेल चौधरी की किताब ले लें, और एमकॉम वाले, चूँकि एमकॉम में अभी नई किताब वो टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग की आई नहीं है, तो एक बार किसी पुरानी बुक लेके उससे काम चला सकते हैं। और मैं दोनों विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल नेट पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को नेट पर सर्च करेंगे, ख़ास तौर से एमकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स को उनके प्लानिंग के बारे में वहाँ नेट के ऊपर बहुत सारा मैटर उपलब्ध है, तो आपको जहाँ भी मिले उन चीज़ों को पढ़ना है। ये यहाँ कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, ये कोई गणित के समीकरण तो है नहीं जो आप मेरे को ये कह दोगे कि समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ आपको नियमों की बात है सारी की सारी, और उनको पढ़नी है, उनको याद करनी है, बस इतना ही काम करना है। थैंक यू।